आज का जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस एंड फार्मूला है कि जो फिजिक्स में हमारे पास प्रॉब्लम्स आती है क्वेश्चंस में, तो उसकी डेटा बनाई जाए या हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, फार्मूला। तो जब हमें फार्मूला याद नहीं होगा तो जो है हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इन फार्मूला की वजह से जो है हम यूनिट भी निकाल सकते हैं, इन फार्मूला की वजह से जो हम डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कौन सा, फार्मूला है। कि या तो हमें डायरेक्टली फार्मूला गिवन होगा कि ये कौन सा फार्मूला है या किसकी इक्वेशन है, या हमें कोई प्रॉब्लम गिवन होगा उसकी डेटा बनाकर हमें कौन सी जो इक्वेशन या कौन सा जो फार्मूला अप्लाई करना है उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जो हमें मालूम करना है, जो हमें वेरिएबल गिवन होगा। तो आइए आज पढ़ते हैं कौन सा टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस एंड फार्मूला। तो पहले जो है हमारे पास एस इक्वल टू आर थीटा। एस क्या है हमारे पास, आर प्लेट है, आर क्या है रेडियस और थीटा क्या है एंगल है। तो जब हमारे पास थीटा गिवन हो, आर और एस का दरमियान जो रिलेशन होता है कि ये सेंटर से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं, रेडियस, इसको डिनोट करते हैं आर से। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो कार वाला डिस्टेंस है, इसको सर्कुलर पाथ में जो कार वाला डिस्टेंस कवर हो रहा है उसे क्या कहते हैं, आर्क लेंथ एस। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो एंगल बन रही है इस ओ के दरमियान, ये दोनों जो है हमारे पास रेडियल सेगमेंट है, ये ओ ए, दूसरा क्या है ओ डी के दरमियान जो एंगल बनेगी उसे हम क्या कहते हैं, थीटा। तो थीटा, एस और आर ये हमारे पास तीन वेरिएबल्स है, जिसमें हमें एस गिवन होगा, आर गिवन होगा, तब हम थीटा मालूम कर सकते हैं, या हमें आर गिवन होगा, थीटा गिवन होगा, तब जो हम एस मालूम कर सकते हैं, या हमें थीटा और एस गिवन हो हम जो है आर मालूम कर सकते हैं। तो इक्वेशन या फार्मूला में हमें क्या मालूम करना है कि लाजमी एक जो वेरिएबल होगा वो अननोन होगा, बाकी जो रिमेनिंग वेरिएबल्स है वो हमें गिवन होंगे। तो इसमें हमें कोई भी दो वेरिएबल्स गिवन होंगे, ये आर्क लेंथ, ये रेडियस है, ये क्या है, थीटा है, जिसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं या ओनली थीटा कह सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। उसके बाद है a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे, एरिया, ये किसका फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। और कभी भी हमने जो है वॉल्यूम ऑफ सर्किल नहीं पढ़ा, क्योंकि वॉल्यूम जो है सर्किल का होता ही नहीं है। सर्किल जो है हमारे पास 2D फिगर है, सर्किल जो है हमारे पास 2D फिगर है, और 2D फिगर के लिए हमारे पास हमेशा क्या होता है, एरिया ही होगा, और वॉल्यूम जो है 2D फिगर का कभी भी नहीं होगा। 3D जो फिगर होती है उनका क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो ये हमारे पास क्या है, 2D फिगर, इसका वॉल्यूम क्या होगा, एरिया होगा। इसमें एक और भी अगर सर्कमफेरेंस आप इसका मालूम है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल तो होता है 2 पाई आर। ये इस वाली इक्वेशन से हम ले सकते हैं कि जब थीटा किसकी इक्वल हो जाए, थीटा अगर 2 पाई रेडियन, जिसमें क्या है कंप्लीट सर्किल, तो ये पूरा जो साइकिल है कंप्लीट होगा, तब एस जो किसके इक्वल होगा, थीटा को रिप्लेस करना है 2 पाई से, तो बनेगा 2 पाई आर। इसे हम क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। तो ये एरिया सर्किल से रिलेटेड है, एस इक्वल टू आर थीटा, एस इक्वल टू 2 पाई आर, और एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या फॉर्मूला है, v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है, रेडियस है उसका स्फीयर का, पाई क्या है 3.14 या 22/7 है, और पाई हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर जो है वो 3D फिगर ऑल साइड राउंड है, जैसे बॉल है, बॉल इसकी आसन पे आप, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बनेगा, रेडियस। इसका वॉल्यूम मालूम करने के लिए क्या है, 4/3 पाई आर। इसके बाद है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये किसका फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का। क्यूब में क्या हो गया, ऑल साइड्स इक्वल हो गई। अगर इसका एक क्यूब की फिगर आप बनाना चाहें तो ये हमारे पास क्यूब है, ये हो गई लेंथ, ये हो गई विड्थ, ये हो गई हाइट। तो लेंथ इज इक्वल टू विड्थ इज इक्वल टू हाइट, ये तीनों अगर आपस में इक्वल है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। तो ये तीनों इक्वल है तो L इनटू L इनटू L, तो क्या बनेगा, L क्यूब बनेगा। ये अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसमें ये इक्वल नहीं है, लेंथ अलग है, विड्थ अलग है और हाइट अलग है, उस टाइम हम क्या लिख सकते हैं, ये वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। रेक्टेंगुलर बॉक्स है वो भी हमारे पास क्या है, 3 डायमेंशनल फिगर है।
उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ कोन। नंबर 6 में क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन V इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो कोन हम हमारे पास ये फिगर है कोन की, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या बनेगा, r बनेगा, ये उनकी क्या बनेगी, हाइट h। तो क्या फार्मूला बनेगा, V इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। नंबर 7, s इज इक्वल टू v s डिस्टेंस, v वेलोसिटी, a वेलोसिटी, t टाइम। नंबर 8, vf is equal to vi plus at। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें vf जो फाइनल वेलोसिटी, vi इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t जो है टाइम है। ये जो एक्सेलरेशन होगी वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इसमें कोई 1 2 3 4 वेरिएबल्स हैं। इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं, 4 वेरिएबल्स हैं। 3 जो वेरिएबल हमें गिवन होंगे और फोर्थ जो हमें क्या करना है, मालूम करना है, जो कि अननोन होगा। इक्वेशन नंबर 9, s इक्वल टू vi प्लस हाफ at स्क्वायर। इससे हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये कौन सी है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। जिसमें कितने वेरिएबल है, एक t टाइम, a एक्सेलरेशन, vi इनिशियल वेलोसिटी और a स्क्वायर डिस्टेंस। तो 4 वेरिएबल है, 3 हमें कोई भी गिवन होंगे और फोर्थ जो वेरिएबल हमें मालूम करना है। नंबर 10, 2s इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। इसे हम क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो a जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, s क्या डिस्टेंस है, vf फाइनल वेलोसिटी, vi क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। कोई भी कितने वेरिएबल है, 1 2 3, ये 4, 3 जो वेरिएबल है वो हमें गिवन होंगे, फोर्थ वेरिएबल जो हमें मालूम करना है। उसके बाद 11, f इज इक्वल टू m है। इससे हम क्या करते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये न्यूटन के सेकंड लॉ की जो इक्वेशन है, f इज इक्वल टू m है। उसके बाद नंबर 12, p इज इक्वल टू mv। p क्या है, मोमेंटम है, कौन सा, लीनियर मोमेंटम, m मास, v वेलोसिटी। तो p इज इक्वल टू mv जिससे हम क्या करते हैं, मास टाइम वेलोसिटी कहते हैं, जो कि लीनियर मोमेंटम है। फोर्स की एक और डेफिनेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, f इज इक्वल टू डेल्टा p ओवर डेल्टा t। डेल्टा p क्या है, ये चेंज इन मोमेंटम है, डिवाइड बाय डेल्टा t क्या है, चेंज इन टाइम। f क्या है, फोर्स। तो एक फोर्स का ये फार्मूला, दूसरा ये। उसके बाद है टॉर्क। टॉर्क को एक क्रॉस प्रोडक्ट है r और f की, टाउ इज इक्वल टू r क्रॉस f। जैसे हम डिटरमिनेंट की फॉर्म लिख सकते हैं, i j के, ये क्या है, i j के यूनिट वेक्टर्स हैं। फर्स्ट वाली रो में ये लिखना है, बाकी x y z जो ये r है, इनके कोऑर्डिनेट्स x y z और f के कोऑर्डिनेट्स कौन से, f x f y f z। तो ये जो r में गिवन होगा, r गिवन होगा x i प्लस y j प्लस z k के फॉर्म। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और f भी जो है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी किस फॉर्म में गिवन होगा, fxi प्लस fyj प्लस fz। उसके बाद है लीनियर एंगुलर मोमेंटम। ये जो पढ़ा था हमने लीनियर मोमेंटम mv। तो L इज इक्वल टू mvr। L इज इक्वल टू, L क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, m मास, v वेलोसिटी, r डिस्टेंस या रेडियस। तो L इज इक्वल टू, हम वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू r क्रॉस p। और डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, i j के, ये यूनिट वेक्टर बना, ये x y z r के कोऑर्डिनेट्स हैं, p x p y p z जो कि लीनियर मोमेंटम के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो r को हम लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk, और p जो होता है हमारे किसके फॉर्म में, pxi p yj प्लस p zk। उसके बाद नंबर 16, कोई भी वेक्टर हमें गिवन है तो उसके मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए क्या फॉर्मूला है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। नंबर 17, a dot b is equal to ab cos theta, dot product of two vectors, the dot product of two vectors is equal to ab cos theta। यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a dot b is equal to a b a, यहाँ लिख सकते हैं a dot b is equal to b a b, ये भी इनके लिए फॉर्मूला है। तो इसमें जो b a है ये हम क्या पढ़ेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b onto the direction of vector a। इसको हम क्या पढ़ेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a onto the direction of vector b। तो b a को और a b को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन कहते हैं एक वेक्टर का onto the direction of the सेकंड वेक्टर। तो b a को जो हम लिखते हैं, b a इक्वल होता है b cos थीटा के, b a किसके इक्वल है, b cos थीटा के इक्वल है, और a b किसके इक्वल है, a cos थीटा के।
और मशीन्स को अगर लिखना चाहें तो बी ए जो बनता है ये बन जाता है बी ए इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाय ए की मैग्नीट्यूड, और ए बी जो है ये किसके इक्वल बनेगा, ए डॉट बी डिवाइड बाय बी की मैग्नीट्यूड। इसके लिए एक और भी फार्मूला लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए डिवाइड बाय ए की मैग्नीट्यूड, तो यूनिट वेक्टर ए डॉट बी, और इसके लिए लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट बी। तो ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी onto the direction of vector A या the projection of vector A onto the direction of vector B। तो ये फार्मूला जो है ये हमें याद होना चाहिए, ये भी दे सकते हैं। नंबर 18 A डॉट B फॉर्म करने के लिए एक और भी फार्मूला है x bx प्लस ay by प्लस az bz। तो जब हमें वेक्टर्स गिवन हो दोनों a और b का A डॉट B मालूम करने के लिए ये फार्मूला है। A क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड का क्या फार्मूला है, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड और sin थीटा। यूनिट वेक्टर के लिए ये ए के ऊपर जो है या केयर है ये क्या शो करेगा, यूनिट वेक्टर, वेक्टर ए को डिवाइड करना है उसकी मैग्नीट्यूड से, तो ये वेक्टर ए हमें गिवन होगा और डिवाइड करना है उसकी मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए हमने पहले पढ़ा है ये फार्मूला है मैग्नीट्यूड का। फिर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसे हम क्या पढ़ेंगे, यूनिट वेक्टर perpendicular to the plane, unit vector perpendicular to the plane formed by vectors a and b। दो वेक्टर है, ये एक वेक्टर ये a, दूसरा वेक्टर ये b, इनके जो परपेंडिकुलर वाला वेक्टर निकलेगा c, उनका यूनिट वेक्टर मालूम करना है। तो उसके लिए क्या है, a क्रॉस b मालूम पहले ही करना है, फिर डिवाइड करना है a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड। अगर ये a क्रॉस b जो हम मालूम कर लेंगे इस वाले फार्मूले से, तो हम कैसे मालूम कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल n अपान 2 a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर a और b दोनों क्या है, पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से, तब जो है हमारे पास क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है vi प्लस vf डिवाइड बाय 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v के ऊपर ये बार देना तो ये क्या है शो करेगा कि एवरेज वेलोसिटी, या अगर हम हमारे पास दो से ज्यादा वेलोसिटीज है तो v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेलोसिटीज कितनी है। नंबर 26 ये स्टोक्स लॉ है, f इज इक्वल टू 6 पाई ईटा rb। f क्या है, स्टोक्स फोर्स से 6 पाई कांस्टेंट बना, ये ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, r जो है रेडियस है और v क्या है वेलोसिटी है। नंबर 27 कि जब हमारे पास कोई भी जो ऑब्जेक्ट है या कोई भी बॉडी है वो इंक्लाइन प्लेन से नीचे आ रही है, ये जो है स्लाइड हो रही है वर्टिकली डाउन, स्लाइड हो रही है किसी भी इंक्लाइन प्लेन पे, तो उसकी एक्सप्रेशन क्या होगी, तो इसकी एक्सप्रेशन पे जब हमारे पास ये जो फ्रिक्शन एल हो रही है वो 0 के इक्वल नहीं है, नेग्लिजिबल नहीं है, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू है, तो जो है फार्मूला क्या है, a इक्वल टू g sin थीटा माइनस f अपॉन b। तो f क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है, और थीटा क्या है, ये इंक्लिनेशन बोले या थीटा बोले, और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g की वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब इस फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स को हम क्या करें, नेग्लेक्ट करें, तो ये पूरा क्रम जो खत्म हो जाएगा, क्या होगा, a इक्वल टू g sin थीटा, जब फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो रही है, नेग्लेक्ट हो रही है, नेग्लिजिबल है। फिर लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू r टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी, ये v क्या है, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू ये r टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। उसके बाद एक लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r टाइम्स द एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ angular velocity with respect to time is known as a angular acceleration। उसके बाद अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है उसको कहाँ पे रखा है, जो एक फ्रिक्शनलेस पुली है, ये सपोज करें m1 है, ये क्या है m2 है, तब हमें क्या करना है, दोनों बॉडीज का डिफरेंट जो ऊपर रखना है, नीचे क्या रखना है, उनका एडिशन।
तो जो लार्जर है उसको ये पहले रखना है, तो आप इसको m1 लिख सकते हैं, इसको रख सकते हैं m2। अगर ये लार्जर होगी उसको m2 माइनस m1 कर सकते हैं। तो ये डिपेंड कर रहा है कि आपको जो क्वेश्चन है उसमें लार्जर यहाँ पे रखना है पहले, तो जो लार्जर बॉडी होगी वो नीचे आएगी और ये कहाँ जाएगी वर्टिकली अपर। तो जिस एक्सेलरेशन से ये डाउनवर्ड आ रही है उसी सेम एक्सेलरेशन से ये कहाँ जाएगी अपवर्ड। तो इस बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो और इस बॉडी की जो एक्सेलरेशन होगी मैग्नीट्यूड क्या होगी सेम होगी, लाइक ये डाउनवर्ड आएगी और ये कहाँ जाएगी अपवर्ड। तो फार्मूला क्या होगा a m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस का m2, और इसमें क्या करना है कि m1 जो है वो ग्रेटर है m2 से। अगर इक्वल होती तो जो है दोनों बॉडीज रेस्ट में आ जाती। टेंशन का फार्मूला t m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस का m2 इनटू g। उसके बाद है वर्क इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, w इज इक्वल टू f डॉट d। तो डॉट प्रोडक्ट में यूज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं f d cos थीटा। पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क डिवाइड बाय टाइम, या पावर का ये फॉर्मूला है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड एवरेज वेलोसिटी। ये एवरेज वेलोसिटी ये क्या फोर्स, तो f v cos थीटा। उसके बाद है यहाँ पे दोनों में कंफ्यूजन होती है कभी कभार 36 और 37 में। इसमें अगर डायरेक्ट फार्मूला दे रहे हैं कि 36 और 38 में, 36 और 38 में कंफ्यूजन ये होती है कि वो पूछते हैं कि फार्मूला क्या होगा टाइम पीरियड का। आगे क्वेश्चन इसको कंप्लीट पढ़ना है कि वो आया कि पूछ रहा है कि सिंपल पेंडुलम का पूछ रहा है या मास अटैच स्प्रिंग का पूछ रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मास अटैच स्प्रिंग के लिए कौन सा यूज करना है, ये वाला टाइम पीरियड ऑफ मास अटैच स्प्रिंग। मास अटैच स्प्रिंग के लिए क्या है फार्मूला, T इक्वल टू 2 पाई रेडिकल m अपॉन k। m जो क्या है मास जो स्प्रिंग के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, और k क्या है स्प्रिंग फोर्स का साइड है k। तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होगा, बिल्कुल रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या है 1 अपॉन t के, तो इसको उल्टा कर दिया तो क्या मिलेगी फ्रीक्वेंसी। ये टाइम पीरियड किसका है, सिंपल पेंडुलम का, इसका सिंपल पेंडुलम जो जिस पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या 2 सेकंड, उसे हम क्या कहते हैं सेकंड पेंडुलम कहते हैं। क्या कहते हैं सेकंड पेंडुलम, जिसका टाइम पीरियड ना 2 सेकंड हो। और इसकी फ्रीक्वेंसी सिंपल पेंडुलम के लिए इसको उल्टा करना है, तो f इज इक्वल 1 अपॉन 2 पाई रेडिकल g ओवर l। l क्या लेंथ है, पावर ऑफ लेंथ, इसे हम क्या कहते हैं पावर ऑफ लेंथ, द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ 1 अपॉन f क्या है फोकल लेंथ है। अगर दो लेंथ है उसको हमने रखा है बिल्कुल पैरेलल में, तो हमारे पास क्या होगा 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 इज इक्वल टू 1 अपॉन f जो है f1 जो फर्स्ट है लेंथ उनकी फोकल लेंथ है, f2 जो सेकंड लेंथ है लेंथ है उसकी फोकल लेंथ है, ये क्या उसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। इसके बाद बीट फ्रीक्वेंसी, दो स्लाइडली डिफरेंट जो फ्रीक्वेंसी होती है उनका जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। तो f बीट इज इक्वल टू f1 माइनस का f2। और एवरेज फ्रीक्वेंसी बोले या इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी, जो रिजल्टिंग वेव की फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम क्या कहते हैं इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी। इसका फार्मूला क्या है f1 प्लस f2 डिवाइड बाय 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसमें हमारे पास 4 डिफरेंट फार्मूले बन सकते हैं कि डॉपलर की जो केसेस है, 3 जो केसेस है वो सारे इसमें केसेस जो है प्रेजेंट है। तो 3 केसेस में से 2 टोटल कितने फार्मूला बन सकते हैं 6। तो इस एक इक्वेशन में से आपके 6 केसेस जो है वो हो सकते हैं। तो अपीरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v क्या है वेलोसिटी ऑफ द साउंड, प्लस माइनस, प्लस कब यूज करना है माइनस कब यूज करना है वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। v नॉट क्या है ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, v स्पीड ऑफ साउंड ये माइनस प्लस, और v एस स्पीड ऑफ सोर्स इनटू जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी सोर्स की वो f। ये अपीरेंट फ्रीक्वेंसी जो कि एयर करेगा कौन ऑब्जर्वर जो सुनेगा वो। तो ये हमारे पास क्या है 44 जो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले ये याद होने चाहिए। इसके हिसाब से जो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसी की बुनियाद पे जो है आपको डायरेक्टली फार्मूला भी दे सकते हैं, जैसे ये दोनों इंपॉर्टेंट 36, 37, 38, 39 ये भी दे सकते हैं, या इनमें से कोई पूछ सकते हैं फार्मूले कि यहाँ पे जब फ्रिक्शनल फोर्स जो है नेगेटिव या फ्रिक्शन फोर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं। अगर ये आपके पास फार्मूले सारे क्लियर हैं और प्रॉब्लम आपको गिवन है, डेटा आपने बना लिए, तो सिंपल क्या करना है इस फार्मूले में उन वेरिएबल्स की जो है वैल्यू पुट करनी है, और जो आपके पास अननोन वेरिएबल होगा वो जो है आप मालूम कर सकते हैं।